जंगल के विभिन्न हिस्सों का सर्वे किया जा रहा था। कचहरी से 3 कोस दूर बोम्बाईबुरु के जंगल में हमारे एक अमीन रामचंद्र सिंह इस काम के सिलसिले में कुछ दिनों से रुके हुए थे। सुबह खबर मिली कि रामचंद्र सिंह अचानक 2-3 दिन से पागल हो गए हैं। यह सुनते ही हम लोग तुरंत वहां पहुंचे। बोम्बाईबुरु का जंगल बहुत घना नहीं है, बल्कि काफी खुला है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, जिनकी शाखाओं से रस्सी जैसी पतली बेलें लटक रही हैं, मानो जहाज के ऊंचे मस्तूल से रस्सियां बंधी हों। बोम्बाईबुरु का जंगल पूरी तरह निर्जन है। पेड़ पौधों की सघनता से दूर खुले मैदान में काश के पौधों से घिरी 2 छोटी झोपड़ियां मुंह हैं। एक थोड़ी बड़ी है, जिसमें रामचंद्र अमीन रहते हैं, और बगल की छोटी झोपड़ी में उनका प्यादा असरफी टिंडल रहता है। रामचंद्र अपनी लकड़ी की मछिया पर आंखें बंद किए लेटे हुए थे। हमें देखते ही वह चौंक कर उठकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ रामचंद्र, आप कैसे हैं? रामचंद्र ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और चुपचाप बैठे रहे। लेकिन असरफी टिंडल ने उस सवाल का जवाब दिया। उसने कहा, बाबू, एक आश्चर्य की बात है, आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे। मैं खुद जाके आपको खबर देता, पर इन्हें अकेला छोड़ के मैं जाऊँ कैसे? बात यह है, कुछ दिन से अमीन साहब कह रहे हैं एक कुत्ता आके रात को उन्हें तंग करता है। मैं सोता हूँ इस छोटे घर में और अमीन साहब सोते हैं इस घर में। 2-3 दिन ऐसा गया। रोज वो कहते हैं कहाँ से एक सफ़ेद कुत्ता आता है रात को। खटिया के ऊपर बिस्तर लगा के सोता हूँ, कुत्ता खटिया के नीचे घुस के आवाज़ करता है, करीब आना चाहता है। मैं सुन के भी अनसुना कर देता हूँ। 4 दिन पहले देर रात को उन्होंने कहा, अशरफी जल्दी आओ, वो कुत्ता आया है। मैं उसका पूंछ पकड़ के रखा हूँ, तुम डंडा लेके आओ। मैं नींद से उठकर डंडा और लालटेन लेके बाहर जाके देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे हुजूर, लेकिन आपके सामने झूठ कहूँगा इतना साहस नहीं है। एक औरत घर से निकल के जंगल की तरफ चली गई। मैं तो पहले हक्का बक्का रह गया। के बाद घर में घुस के देखा, अमीन साहब बिस्तर में माचिस ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, कुत्ते को देखा? मैंने कहा, कुत्ता कहाँ बाबू? एक कोई औरत, वो तो बाहर निकल गई। उन्होंने कहा, तमीज़, मेरे साथ मजाक? औरत किधर से आएगी इस जंगल में रात को? मैंने कुत्ते का पूंछ पकड़ के रखा था, यहाँ तक कि उसके कानों को मैंने महसूस किया था। बिस्तर के नीचे से आवाज़ कर रहा था। नशा करना शुरू किया है क्या? शिकायत कर दूंगा सदर में। अगले दिन देर रात तक मैं जगा हुआ था। मुझे थोड़ी देर के लिए आंख लग गया था। तभी अमीन साहब ने बुलाया। मैं जल्दी से बाहर निकला। तभी मैंने देखा एक औरत उसके घर के बगल से जंगल की तरफ जा रही है। तभी मैंने उसका पीछा किया। इतने कम समय में कहाँ छुपेगी? जाएगी तो जाएगी कहाँ? और हम लोग सर्वे करते हैं, इस जंगल का चप्पा चप्पा हम जानते हैं। कितना ढूंढा उसे, फिर भी नहीं मिली। फिर मुझे संदेह हुआ। मैंने लालटेन को जमीन की तरफ करके देखा, कहीं पे एक भी पैरों के निशान नहीं है।
मेरे चप्पलों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं है। अमीन साहब को मैंने उस दिन कुछ नहीं बताया। सिर्फ हम दो लोग रहते हैं इस घने जंगल में हुजूर। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बोमाईबुरु के जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना भी था। दादाजी के मुंह से सुना था। इस जंगल के ऊपर, माईबुरु के पहाड़ के ऊपर जो पीपल का पेड़ है, एक बार वो व्यापार करके लौट रहे थे। चांदनी रात में घोड़े की सवारी करके लौट रहे थे। उस पीपल के पेड़ के पास आके देखा, कुछ मायावी औरत हाथ पकड़ के एक साथ मिलकर चांदनी रात में नाच रही थी। इस देश में इन्हें कहते हैं डमाबनू, एक तरह की जिन परी। वो सब घने जंगल में रहती है। अकेले मिल जाए तो जान भी ले लेती है। अगले दिन रात मैं अमीन साहब के घर में पूरी रात जगा रहा और बैठ के काम करता रहा। शायद अंतिम प्रहर पे आंख लग गया था। अचानक एक आवाज़ सुन के पीछे मुड़ के देखा। अमीन साहब तो सो रहे थे बिस्तर पर। खटिया के नीचे कुछ घुसा है। सर झुका के देखने गया। मैं डर गया हुजूर। उस हल्की सी रोशनी में मैंने देखा एक लड़की पैर मोड़ के बैठी हुई है और मेरे तरफ देख के हंस रही है। स्पष्ट देखा मैंने। आपका पैर छू के भी बोल सकता हूँ। और उसके काले घने बाल भी मैंने देखी थी। लालटेन थी जहाँ मैं काम कर रहा था, वहीं पे कुछ ही दूर में। ठीक से देखने के लिए जब भी मैंने लालटेन लेने गया, तभी खटिया के नीचे से कोई बाहर चला गया। दरवाजे के पास एक लालटेन रखा हुआ था। उसी रोशनी में देखा एक बड़ा सा कुत्ता, पूरा शरीर सफेद। अमीन साहब उठकर बोले, क्या? मैंने कहा वो कुछ नहीं, सियार या कुत्ता घर में घुसा था। अमीन साहब ने कहा, कुत्ता? कैसा कुत्ता? मैंने कहा, सफ़ेद कुत्ता। अमीन साहब थोड़ा निराश हो के बोले, फिर सही देखा था या काला? सफ़ेद हुजूर, सफ़ेद। मैं थोड़ा अचंभित हो गया था। सफ़ेद या काला रंग से क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर वो सो गए। नींद ही नहीं आई। बहुत सुबह उठकर खटिया के नीचे देखने गया मैं। एक से ढूंढने के बाद एक गुच्छा काला बाल मिला मुझे। वो बाल भी मैंने रखा है हुजूर। औरत के सिर के बाल। कहाँ से आया ये बाल? ले घने बाल। काला कुत्ता। काले कुत्ते के बाल भी इतने नरम और लंबे नहीं होते। ये रविवार की बात है। आज से 3 दिन पहले। इन 3 दिनों में अमीन साहब पागल हो ही चुके हैं। मुझे डर लग रहा है। इस बार मेरी बारी है क्या? कहानी कुछ अजीबोगरीब लगती है। मैंने उस बालों के गुच्छे को हाथ में लेकर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। ये औरत के सिर के बाल हैं, इसमें कोई शक नहीं। असरफी टिंडल एक नौजवान आदमी है और यह बात सबने एक स्वर में मानी कि वह कोई नशा नहीं करता। इस निर्जन जंगल और सुनसान झाड़ियों के बीच अमीन का यह अकेला घर सबसे नजदीकी बस्ती लपटुलिया से 6 मील दूर है।
फिर रात के गहरे अंधेरे में कोई औरत यहां तक आई कैसे? खासकर जब इन वीरान जंगलों में शाम ढलते ही बाघ और जंगली सुअरों के डर से कोई बाहर नहीं निकलता। अगर असरफी टिंडल की बात को सच माना जाए तो मामला वाकई रहस्यमय है। या फिर इस वीरान सुनसान जंगल और उजादा मैदानों में 20वीं सदी ने तो जैसे अभी तक कदम ही नहीं रखा, 19वीं सदी ने भी शायद नहीं। ऐसा लगता है मानो ये क्षेत्र आज भी अतीत के रहस्यमय अंधकार में डूबे हुए हैं। हां, यहां कुछ भी हो सकता है। वहां का तंबू हटाकर रामचंद्र अमीन और असरफी टिंडल को सदर कचहरी ले आया। रामचंद्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और धीरे धीरे वह पूरी तरह पागल हो गया। वह सारी रात चिल्लाता, बड़बड़ाता और गाने गाता। डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसका बड़ा भाई आया और उसे अपने साथ ले गया। इस घटना का एक उपसंहार है। हालांकि यह वर्तमान घटना के 7-8 महीने बाद हुआ, लेकिन इसे यहीं बता देना उचित समझता हूं। इस घटना के 6 महीने बाद चैत्र महीने के आसपास 2 व्यक्ति कचहरी में मुझसे मिलने आए। एक वृद्ध जिनकी उम्र 60-65 साल से कम नहीं थी, और दूसरा उनका बेटा जिसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। उनका घर बलिया जिले में था। वे हमारे यहां चरी महल नामक एक इलाके की लीज लेने आए थे। अर्थात वे हमारे जंगल में किराया देकर अपने गायों भैंसें चराएंगे। अन्य सभी चरी महल उस समय बंट चुके थे। केवल बोम्बाईबुरु का जंगल अभी खाली पड़ा था। मैंने वही इलाका उन्हें सौंप दिया। वृद्ध अपने बेटे को साथ लेकर एक दिन माहौल देखने भी गए। वे बहुत खुश हुए और बोले, बहुत बड़े बड़े घास हुजूर, बहुत बढ़िया जंगल। हुजूर की मेहरबानी ना होता तो ये जंगल नहीं मिलता। रामचंद्र और असरफी टिंडल की बात उस समय मेरे ध्यान में नहीं थी, और अगर होती भी तो शायद मैं उस वृद्ध से इसका जिक्र नहीं करता, क्योंकि डर कर यदि वह भाग जाते तो जमींदार को नुकसान होता। रामचंद्र अमीन की उस घटना के बाद से स्थानीय लोग उस जंगल के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लगभग 1 महीने बाद बैसाख की शुरुआत में एक दिन वह बूढ़ा व्यक्ति कचहरी में आया। उसके चेहरे पर गुस्से का गहरा भाव था और उसके पीछे वह लड़का सहमा सहमा सा खड़ा था। मैंने पूछा, क्या बात है? हाँ, बूढ़ा गुस्से से कांपते हुए बोला, इस बंदर को ले आया आपके सामने दरबार करने के लिए। उसको अपने चप्पल से 25 जूते मारिए, उसको सबक मिलेगा। क्या हुआ? क्या बात है? हुजूर के सामने बोलने में शर्म आती है। ये बंदर यहाँ आके भी बिगड़ रहा है। मैं 7-8 दिन से उसे देख रहा हूँ। शर्म आती है हुजूर, बोलने में शर्म आती है। कभी कभी एक लड़की घर से निकल जाती है हुजूर। एक ही झोपड़ी है हुजूर, छोटा सा घर है, वही हम दोनों सोते हैं। मेरे आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। 2 दिन देखने के बाद उसे मैंने पूछा, ये बात सुन के वो आसमान से गिरा जैसे। बोला, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं पता। और भी 2 दिन देखा, तब मैंने उसकी अच्छी तरीके से धुलाई की। आंखों के सामने बिगड़ जाएगा लड़का, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा इस परसों रात को हुजूर। तब मैंने उसे आपके पास ले आया। विचार कर दीजिए हुजूर, विचार कर दीजिए।
अचानक रामचंद्र अमीन की बात याद आ गई। मैंने पूछा, किस समय दिखा था? ये अंतिम प्रहर में हुजूर, सुबह होने से कुछ ही पहले। सही में देखा था? औरत थी? हजूर, मेरे आंखों का तेज इतना भी कम नहीं हुआ। जरूर लड़की ही होगी, जवान लड़की। कभी लाल साड़ी, कभी सफेद, कभी काला। एक दिन वो लड़की घर से निकलते ही मैंने उसका पीछा किया। घास के जंगल में कहाँ खो गई, समझ में ही नहीं आया हुजूर। घर लौट के देखा, मेरा लड़का सोने का नाटक करके पड़ा हुआ है। बुलाते ही उठ खड़ा हुआ, जैसे कि अभी अभी नींद से उठा है। इस रोग का दवा यही होगा। इसलिए मैं हजूर के पास आया हूँ। लड़के को एकांत में ले जाकर मैंने पूछा, तुम्हारे बारे में ये सब क्या सुन रहा हूं? लड़के ने मेरे पैरों को पकड़ते हुए कहा, मेरी बात विश्वास कीजिए हुजूर, मुझे कुछ नहीं पता। पूरा दिन जंगल में भैंस चराता हूँ, रात को गहरी नींद में सोता हूँ, सवेरे में नींद से जागता हूँ हुजूर। अगर घर पे आग लग जाए तो भी ना उठूं। मैंने कहा, क्या तुम कभी कुछ घर में घुसते हुए नहीं देखे? नहीं हुजूर, सोने के बाद मुझे होश नहीं रहता हुजूर। इस विषय में और कोई बात नहीं हुई। वृद्ध बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मैंने उसे एकांत में ले जाकर लड़के को अच्छी तरह डांट दिया है। पंद्रह दिन बाद एक दिन लड़का मेरे पास आया और बोला, हजूर, आपसे कुछ बात करना था। उस बार जब मैं पिताजी के साथ कचहरी में आया था, तब आप वो बात क्यों पूछा था कि मैंने कुछ घर में घुसते हुए देखा था या ना? क्यों, क्या हुआ है? हजूर, आजकल मुझे नींद बहुत कम आता है। पिताजी गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। तो कुछ दिन से देख रहा हूँ, रात को एक सफेद कुत्ता कहाँ से आता है, बहुत रात को आता है। आंखें खोलने से देखता हूँ तो एक दिन वो बिस्तर के आसपास ही कहीं था। मैं उठने से ही भाग जाता है। उसे कैसे पता चलता है कि मैं अभी जगा हूँ? ऐसे तो कुछ दिन चला, लेकिन कल रात को हजूर एक घटना घटी है। पिताजी को नहीं पता, आपको छुप के बताने आया हूँ। कल देर रात को नींद से उठकर देखा, वो कुत्ता घर में कब घुसा था नहीं देखा। धीरे धीरे वो घर से निकल रहा है। उस तरफ की खिड़की खुली हुई थी। कुत्ता निकलने के बाद तुरंत ही मैंने देखा, मैंने खिड़की पे देखा, एक लड़की घर के पीछे जंगल की तरफ चली गई। तभी मैंने दौड़ के बाहर आया, कहीं भी कुछ नहीं है। पिताजी को भी मैंने कुछ नहीं बोला। बूढ़ा आदमी सो रहा है। बात क्या है हुजूर, समझ में नहीं आ रहा। मैंने उसे आश्वासन दिया, वो कुछ नहीं था, आंखों का धोखा होगा। फिर मैंने कहा, वहां रहना अगर डरावना लगे तो वो शाम को कचहरी आकर यहां सो सकते हैं। लड़का अपनी निर्भीकता में शायद
थोड़ी शर्मिंदा होकर चला गया। लेकिन मेरी बेचैनी दूर नहीं हुई। मैंने सोचा कि अगर फिर कुछ सुनने को मिले तो कचहरी से 2 सिपाही रात में उनके पास भेजकर उन्हें सोने के लिए कह दूंगा। उस समय समझ नहीं पाया था कि बात कितनी गंभीर है। हादसा अचानक और अत्यंत अप्रत्याशित तरीके से हो गया। 3 दिन बाद सुबह सुबह मैं अभी बिस्तर से उठा ही था, तभी खबर मिली कि पिछली रात बोमाइब्रू जंगल में वृद्ध ठेकेदार का बेटा मर गया। हम तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां गए। पहुंचने पर देखा कि जिस घर में वे रहते थे उसके पीछे काश और झाड़ झंखाड़ वाले जंगल में लड़के का मृत शरीर अब भी पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर भयंकर डर और आतंक के निशान थे, जैसे उसने कोई भयानक चीज देखकर भय के मारे दम तोड़ दिया हो। वृद्ध ने बताया कि रात के आखिरी पहर में जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर नहीं था। उसने तुरंत लालटेन लेकर उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन सुबह होने से पहले उसका शव नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह अचानक बिस्तर से उठकर किसी चीज का पीछा करते हुए जंगल में चला गया था, क्योंकि मृत शरीर के पास एक मोटा डंडा और एक लालटेन गिरी हुई थी। यह कहना मुश्किल है कि वह रात में अकेले जंगल में किसका पीछा करते हुए गया था। नरम रेतीली मिट्टी पर लड़के के पैरों के निशान के अलावा और किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे, न इंसान के न किसी जानवर के। मृत शरीर पर भी किसी प्रकार के चोट का कोई निशान नहीं था। बोमाइब्रू जंगल की इस रहस्यमय घटना का कोई समाधान नहीं हो पाया। पुलिस आई, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ होकर लौट गई। यह घटना लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर गई कि शाम होने से बहुत पहले ही उस इलाके में कोई नहीं जाता। कुछ दिनों तक तो हाल यह था कि अकेले अपने कमरे में लेटे हुए कचहरी के बाहर फैले उजले, छायाहीन, उदास और सुनसान चांदनी रात को देखते हुए एक अनजाने भय से दिल कांप उठता। ऐसा लगता कोलकाता भाग जाऊं। यह जगह ठीक नहीं है। इसकी चांदनी से भरी रात की प्रकृति मानो किसी परी कथा की राक्षसी रानी जैसी है जो तुम्हें बहलाकर धोखे से मार डालेगी। ऐसा लगता कि यह स्थान इंसानों के रहने के लिए नहीं है। यह अलग अलग तरह के रहस्यमय अमानवीय प्राणियों का राज्य है जो यहां सदियों से रहते आ रहे हैं, और अब अचानक उनके इस गुप्त साम्राज्य में इंसानों की अनधिकृत घुसपैठ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। जैसे ही मौका मिलेगा वे प्रतिशोध लेने से नहीं चूकेंगे।